हेलो बच्चों, वेलकम टू केमी स्कूल। अगर कंसंट्रेशन टर्म्स आपके लिए भी सर दर्द है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे कि क्या फॉर्मूला होते हैं, कैसे हम उनको रीड करते हैं एंड कैसे हम उनसे अदर चीज़ों की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज़ जान लो, सॉल्यूशन बनता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से। जिस चीज़ में आप किसी चीज़ को डिज़ोल्व करते हो वो सॉल्वेंट होती है एंड जो चीज़ आप डिज़ोल्व कर रहे हो वो सॉल्यूट होता है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ग्लास में पानी है, ठीक है। अगर उसमें मैंने चीनी डाली तो पानी क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड चीनी क्या होगी, सॉल्यूट। तो बस ये याद रखो, बाकी चीज़ें हम सीखते हैं वीडियो में। आइए तो सबसे पहले बात करते हैं पहले टर्म की, विच इज़ परसेंटेज वेट बाय वेट। इसको हम डिफाइन करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज W/W इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब आइए हम इसको रीड करते हैं 60% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन को। अब एक्वस NaCl सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है? सबसे पहले तो ये जान लो बच्चों कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। तो अगर हमें कभी भी सॉल्वेंट निकालना होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। ये चीज़ याद रखनी है कि अगर हम इनको ग्राम में ले रहे हैं तो सबको ग्राम में ही लेंगे, और अगर हम इनको ml में ले रहे हैं तो फिर हम सबको ml में ही लेंगे। तभी हम ये कंपैरिजन या ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब आइए इसको पढ़ते हैं। 60% वेट बाय वेट एक्वस NaCl सॉल्यूशन। हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 60 ग्राम NaCl इन 100 ग्राम NaCl सॉल्यूशन। इसका मतलब सॉल्यूट है हमारे पास 60 ग्राम, सॉल्यूशन है हमारे पास 100 ग्राम। तो अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, सॉल्वेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट। तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सॉल्वेंट के लिए जो भी हमारा सॉल्यूशन है 100 माइनस 60 विच इज़ सॉल्यूट, तो ये हमारा आ जाएगा 40 ग्राम। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टर्म पे हम चलते हैं विच इज़ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। इसको हम रीड करते हैं मास ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं परसेंटेज W/V इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। इस ट्रिक से अगर हम इसको रीड करें तो कैसे रीड करेंगे, हम रीड करेंगे 60 ग्राम NaCl इन 100 ml NaCl सॉल्यूशन। इससे हम बाकी चीज़ें निकालने की देखें तो कैसे निकालेंगे, हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं सॉल्यूट इक्वल टू 60 ग्राम सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml। पर अब हम यहाँ पे बेटा सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते कि सॉल्वेंट की वॉल्यूम कितनी है या सॉल्वेंट का मास कितना है। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि इन दोनों की यूनिट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए हम यहाँ से सॉल्वेंट नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट टर्म है हमारा परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, जिसको हम डिफाइन करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन 100 ml सॉल्यूशन। इसका हम फॉर्मूला लिख सकते हैं परसेंटेज V/V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अगर इसकी हेल्प से हम इसको रीड करना चाहें तो कैसे रीड करेंगे, हम इसको रीड करेंगे 60 ml NaCl इन 100 ml NaCl सॉल्यूशन।
इसकी मदद से हम क्या क्या निकाल सकते हैं? हम लिख सकते हैं सॉल्यूट इक्वल टू 60 ml, सॉल्यूशन इक्वल टू 100 ml, और क्योंकि इस बार यूनिट सेम है हम क्या निकाल सकते हैं? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं अगेन सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट विच इज़ 100 माइनस 60 विच इज़ इक्वल टू 40 ml। नेक्स्ट फोर्थ है हमारे पास मोलैरिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसको हम रीड करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसको स्टार मार्क कर लो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे हम लीटर में ही लेते हैं। अगर हम इसकी हेल्प से इसको रीड करें तो कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 60 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 लीटर ऑफ NaCl सॉल्यूशन। और इसकी मदद से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? सबसे पहले तो हम ये निकाल सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है, विच इज़ 60। इसके बाद हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? हम यहाँ से निकाल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 1 लीटर विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1000 ml। अब आप सभी को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हमें NaCl का मोलर मास पता है, नंबर ऑफ मोल्स पता है, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? गिवन मास ऑफ NaCl। तो इस फॉर्मूले से हम 3 चीज़ें निकाल सकते थे, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ, विच इज़ मोलैलिटी, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जाती है। इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और बच्चों यहाँ पे वेट का मतलब है गिवन मास, मोलर मास नहीं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इसकी हेल्प से अगर हम इसको रीड करना चाहें तो कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 60 मोल्स ऑफ NaCl इन 1 kg NaCl सॉल्यूशन। अब हम यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं? हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट विच इज़ 60 मोल्स। फिर हम यहाँ से निकाल सकते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ 1 kg विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1000 ग्राम। यहाँ से अभी मैंने आपको बताया बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हमें मोलर मास पता है NaCl का, गिवन मास नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आई, तो हम गिवन मास निकाल सकते हैं। सो हम यहाँ से 3 चीज़ें निकाल पाए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg एंड गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। नेक्स्ट है हमारा बच्चों सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन, जिसको हम अक्सर डिनोट करते हैं x से या जाई से। देखो इसको हम डिफाइन करते हैं एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। पहले हम समझते हैं इस कंपोनेंट का मतलब। मान लेते हैं कि हमारे पास एक बीकर है जिसमें हमने कोई भी सॉल्वेंट लिया है, हम सॉल्वेंट को कह देते हैं A। मान लेते हैं हमने इसमें 3 सॉल्यूट मिलाए हैं B, C एंड D। तो अब हम फॉर्मूला कैसे लिखेंगे यहाँ पे? अगर हमें लिखना है जाई A, दैट इज़ मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, जिसको हम फर्दर कैसे लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A
प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। जनरली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देते हैं, सिर्फ सॉलिड एंड सॉल्वेंट के बीच में निकालने के लिए देते हैं। एक और देख लेते हैं, मान लेते हैं अगर हमें यही बी के लिए लिखना होता तो हम कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, विच इज़ फर्दर इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी। एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, कि जो टोटल मोल फ्रैक्शन होगा ए बी सी प्लस डी का, वो हमेशा होता है 1 के इक्वल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको स्टार मार्क करके लिख लेना आप लोग। आइए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं हमारे पास दिया है कि 0.1 है मोल फ्रैक्शन फॉर ए। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इससे ये समझेंगे कि जो 10% है टोटल कंपोनेंट का, 10% किसका हिस्सा है? वो है ए का हिस्सा। टोटल नंबर ऑफ मोल्स में 10% ऑफ मोल्स ए के हैं। अगर हमें दिया हो 0.5 मोल फ्रैक्शन है तो आपका फॉर बी, तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 0.5 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 50। तो हम इसको रीड करेंगे, जो टोटल में से 50% ऑफ मोल्स हैं वो किसके हैं? 50% ऑफ मोल जो हैं वो किसके हैं? बी के हैं, आउट ऑफ टोटल। नेक्स्ट हम बात करते हैं पीपीएम की, विच स्टैंड्स फॉर पार्ट्स पर मिलियन। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि 1 मिलियन होता किसके इक्वल है। तो 1 मिलियन होता है आपका इक्वल टू 10 lakhs, जिसमें होते हैं 10 to the power 6 zeros। इसको हम डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 मिलियन यूनिट्स ऑफ टोटल मिक्सचर। देखो डेफिनेशन से बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम इसको बिल्कुल आसानी से समझेंगे। देखो इसको हम लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 to the power 6। तो यहाँ पे जो भी हमारा रिजल्टिंग आता है वो आता है आपका पीपीएम में। एक चीज़ और है कि हम इन दोनों को लेते हैं ग्राम्स में, ठीक है। अब हम इसको कैसे रीड करेंगे? मान लेते हैं हमने लिखा है 5 ppm ऑफ CO2। तो हम इसको कैसे रीड कर सकते हैं? हम इसको रीड कर सकते हैं कि 5 यूनिट्स, इनको आप मोल्स भी समझ सकते हो, ठीक है, कि इतने यूनिट्स होंगे किसके? CO2 के पर मिलियन यूनिट्स ऑफ टोटल मिक्सचर। देखो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई एक मिक्सचर है जिसमें टोटल कितने हैं यूनिट्स, कितने हैं हमारे यहाँ पे टोटल? 1 मिलियन है, तो उसमें हमारा CO2 कितना है? वह है तुम्हारा 5 यूनिट। इससे आप ये समझ गए होगे कि ये यूनिट बहुत छोटी है और इसको हम जनरली पॉल्यूटेंट्स वगैरह की कंसंट्रेशन को मेज़र करने के लिए ही यूज़ करते हैं। एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पीपीएम की, वो ऐसे है कि हम 1 ppm को डिफाइन करते हैं एज 1 मिलीग्राम पर लीटर और 1 मिलीग्राम पर केजी। इट मीन्स अगर अब आपको रीड करना हो 5 ppm ऑफ CO2, तो आप इसको रीड कर सकते हो 5 मिलीग्राम ऑफ CO2 इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, या इसको आप रीड कर सकते हो इन 1 kg ऑफ टोटल मिक्सचर। अब हम बात करते हैं समरी की। समरी में हम बात करेंगे टर्म्स की, वो किस पे बेस्ड हैं?
उनके फॉर्मूलाज, उनके यूनिट्स एंड वेदर दे आर टेम्परेचर डिपेंडेंट और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं वेट बाय वेट की। ये मास पे डिपेंडेंट होता है। इसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यूनिट होता है परसेंटेज और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं होता है। दूसरी बात करते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की, जो कि बेस्ड होता है वॉल्यूम पे। इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसकी भी यूनिट होती है परसेंटेज और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। एक चीज़ बच्चों ध्यान रखनी है कि जो भी टर्म्स वॉल्यूम वाले हैं, जैसे कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम एंड मोलैरिटी, वो हमेशा ही टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। इनके अलावा जिन भी टर्म्स में सिर्फ मास होता है या मोल्स होता है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होते हैं, जैसा कि अभी हम और आगे देखेंगे। नेक्स्ट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो कि डिपेंडेंट होता है मास एंड वॉल्यूम दोनों पे। फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यूनिट होती है परसेंटेज एंड ये भी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैरिटी की, जो कि डिपेंडेंट होता है वॉल्यूम पे। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसकी यूनिट होती है मोलर, जिसको हम बोलते हैं मोल पर लीटर। ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्योंकि इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलैलिटी की। मोलैलिटी जो होता है वो मास पे डिपेंडेंट होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इसको हम बोलते हैं मोलैलिटी, जिसकी यूनिट होती है मोल पर केजी। और ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मास इन्वॉल्व है, ना कि वॉल्यूम। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन, जो कि मोल्स पे बेस्ड होते हैं। फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस बी। इसकी कोई यूनिट नहीं होती है और ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होता है। बात करेंगे पीपीएम की, जो कि मास पे बेस्ड होता है। इसका फॉर्मूला है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁶। इसकी यूनिट को हम सिंपली पीपीएम भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर लीटर भी लिख सकते हैं, मिलीग्राम पर केजी भी लिख सकते हैं। क्योंकि इसमें भी वॉल्यूम नहीं इन्वॉल्व है तो हम इसको भी टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं कहते हैं। आप चाहो तो एक बार इस समरी की स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। अब हम रीड करेंगे 75 मोलर NaOH इन यूरिया सॉल्यूशन। अब कंफ्यूज नहीं होना है, वहाँ एक्वस सॉल्यूशन था, इट मीन्स सॉल्वेंट वाटर था। यहाँ यूरिया सॉल्यूशन है, इट मीन्स सॉल्वेंट यूरिया है। बस इतना ही डिफरेंस है और कुछ नहीं। तो हम इसको कैसे रीड करेंगे? हम इसको रीड करेंगे 75 मोल्स ऑफ NaOH इन 1 लीटर ऑफ यूरिया सॉल्यूशन। इट मीन्स हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका टोटल वॉल्यूम है 1 लीटर, इसमें है हमारे पास 75 मोल्स ऑफ NaOH। बस इतनी चीज़ें हमें निकालनी थी। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि हम 75 ppm ऑफ SO2 को कैसे रीड करेंगे। फॉलो फॉर मोर सच कॉन्सेप्ट्स।